हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था मिरर फॉर्मूले को, ठीक है, और साथ में हमने F = R/2 को भी अच्छे से ड्राइव कर लिया था। हमने उसका डेरिवेशन देख लिया था कि कौन कौन से मुझे ट्राइंगल्स यूज़ करने थे। लास्ट में जब हमने डेरिवेशन को कंप्लीट लिया तो वहाँ पर एक लास्ट में एक वर्ड लिखा था मैग्नीफिकेशन। आज उसी वर्ड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला आया था M = H2/H1 इक्वल होता है -V/U। इस टाइप का कुछ एक फॉर्मूला था। अब इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं। और कल मैंने आपको ये भी कहा था कि हम एक छोटा सा मतलब मैग्नीफिकेशन के अंदर हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम देखते ये जज कर सकते हैं कि कौन सी इमेज रियल बनने वाली है, कौन सी वर्चुअल बनेगी, ठीक है, कौन सी इरेक्ट होगी, कौन सी इन्वर्टेड होगी। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेंगे। देखो मैग्नीफिकेशन क्या है। It is expressed as the ratio of height of the image to height of the object। मतलब मैग्नीफिकेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं वो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो, ठीक है। जो हमारी इमेज रेडी हुई है उसकी हाइट और साथ में रेशो लेना है किसका, ऑब्जेक्ट की हाइट का। यानी कि मैं नॉर्मल अगर भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें v, भाई इमेज को हम क्या बोलते हैं v, और जो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं u। यानी कि v और u का जो रेशो है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। तो फॉर्मूला बन गया M = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो गया H'/H। ये लिख सकते हो। कल की वीडियो में हमने यूज किया था डायग्राम के अंदर जो हमारी इमेज जो हाइट थी, इमेज की हाइट उसे लिया था H2 और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो था H1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था H2/H1। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और m जो होगा वो होगा -V/U। इसे क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। भाई देखो 1 और 2 से मुझे साफ साफ दिख रहा है दोनों के पास m है। इसका मतलब ये हो गया M = H'/H। यानी कि कल के हिसाब से देखूँ तो H2/H1 इक्वल होगा -V/U। यहाँ पर H देखो यहाँ पर लिख रखा है H' जो है वो है इमेज हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि आपको पता है मैंने एक चीज़ बता रखी है, जो भी हम इमेज की हाइट लेते हैं या ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करते हैं वो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से करते हैं, जबकि F यानी कि फोकल लेंथ, R यानी कि रेडियस और U और V जो होता है, ये जो डिस्टेंस होती हैं ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, ये करते हैं पोल से। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो अगर इसमें कंडीशन दे दी कि इफ़ मैग्नीफिकेशन, देखो 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आसानी से आप जज कर सकते हो कि कौन सा डायग्राम मेरे पास, जो कौन सी जो पिक्चर है, या फिर मैं उन्हें ये बोल सकता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन जो हमने सीखा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव से, बस m को देखते ही आप आइडिया लगा लोगे कि कौन सा बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर m > 1 है यानी कि m की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब m क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो इसका मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब देखो कैसे हुआ ये, इसको करते हैं सॉल्व। देखो m फॉर्मूला है -V/U, ठीक है। अगर -V/U > 1 है, क्या है, > 1, इसका मतलब -V किससे बड़ा होगा, U से बड़ा होगा। -V किससे बड़ा होगा, U से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज किससे बड़ी है, ऑब्जेक्ट से। भाई इमेज किससे बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और साथ ही साथ, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दूं, यानी कि माइनस साइन को बोथ साइड मल्टी कर दूं, तो v जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, माइनस के u से। माइनस का u क्या है, मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v उससे क्या है, छोटा है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि देखो > 1 इसका मतलब H2/H1 किससे बड़ा हो गया, 1 से बड़ा। यानी कि साफ साफ क्या हो गया, H2 > H1, यानी कि इमेज की हाइट बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल होता है जब हमने कॉनकेव के अंदर लास्ट वाला केस पढ़ा था। उसके अंदर क्या था, कैसा बन रहा था, इमेज जो था वो बहुत बड़ा था लेकिन कहाँ पे था, मिरर के बैक साइड में था, फ्रंट पे नहीं था, कहाँ पे था, उसके बैक साइड में था,
ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब हमारे पास इमेज कैसा बन रहा होता है, वर्चुअल बन रहा होता है। वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, ध्यान रखना, ठीक। m इक्वल 1, अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब h2 और h1 क्या है, आपस में इक्वल है। भाई h2 और h1 आपस में क्या इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि इमेज इज ऑफ सेम साइज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही किसकी हो गई, इमेज की हाइट। तो साफ साफ एक ही केस था ऐसा जिसमें c पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट और c पर ही हमारा क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। अगर m लेस देन 1 हो गया, यानी कि m की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, यानी कि रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी, रियल। m लेस देन 1 होने का मतलब है कि h2 जो है वो h1 से छोटा हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है किससे, इमेज की हाइट से। और ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी होता है जब हमारे पास कैसी इमेजेस बन रहे हो, रियल इमेजेस बन रही हो, क्योंकि रियल जो होती हैं वो छोटी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट साइज से होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फ्यू स्टेप्स टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। भाई कुछ साइन है नॉर्मल से, ठीक है, हालांकि कुछ खास चीज़ें इसमें नहीं है, आपको तो नॉर्मल सा बस यही ध्यान रखना है कि अगर 1 से बड़ा हो गया तो आपको क्या करना, वर्चुअल में सीधा आंसर, डायरेक्ट आंसर देना है। m>1, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इन तीनों से ही आइडिया लगाएंगे कि कौन किसके इक्वल है, इमेज बड़ी आ रही है, इरेक्ट आ रही है, इन्वर्टेड आ रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन 3 केसों से। >1 यानी कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है, =1 इसका मतलब सेम साइज की है, <1 यानी कि क्या है, रियल इमेज बन गई है, ठीक है। अब अपने पास एक टॉपिक आता है, कौन सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन देखा था, क्या देखा था, रिफ्लेक्शन, कि लाइट आती है, ठीक है, शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हमने देखा था रिफ्लेक्शन के अंदर। उसके भी 2 टाइप्स पढ़े थे, एक डिफ्यूज पढ़ा था और एक रेगुलर पढ़ा था। अच्छे से ध्यान है, बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ क्या ध्यान है, ये चीज़ें वापस करवाने की नीड तो नहीं, हालांकि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया एक बार, ठीक है। अब आता है रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। 3 डिफरेंट थिंग्स हैपन व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस। 3 केस बनते हैं जब लाइट सरफेस को हिट करती है। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, वो बाउंस बैक हो सकती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, भाई सरफेस मान लो कुछ ऐसी है कि बस उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और वहीं रोक दिया, आगे भेजा ही नहीं। थर्ड कौन सी हो सकती है, ट्रांसमिटेड हो सकती है, यानी कि जो उसके आर पार निकल जाए, कि लाइट आई, टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, अंदर की तरफ चली गई, यानी कि क्या हो गई, ट्रांसमिटेड हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये किस बिहाफ पे हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। देखो पहला आता है अपने पास ओपेक ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स थ्रो विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार अपन नहीं देख सकते। कौन से होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। अ मीडियम दैट्स डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या होता है कि लाइट जो है वो सरफेस तक तो आई, लेकिन सरफेस के बैक साइड में नहीं गई, बस टकरा के वहीं रुक गई, ठीक है। अब जब लाइट पीछे गई नहीं तो सिंपल सी बात है, अंधेरा है, मैं कुछ देख ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर हमने बोर्ड देखे हैं, वॉल देखे हैं, दीवारें, दीवारों पे बल्ब की लाइट तो आती है, क्या हम वॉल के पीछे देख सकते हैं, क्या हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, हम इनके आर पार नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट आर वुड, स्टोन, मेटल्स, भाई आयरन वगैरह के हम पीछे देख ही नहीं सकते। फिर आते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कौन से, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अ मीडियम दैट अलाउस ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि लाइट आई, इनके ऊपर टकराई और टकराने के बाद इनके अंदर से निकल गई, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। भाई जब मेरे अंदर से लाइट निकल जाएगी, इसका मतलब सामने वाला मेरे आर पार चीज़ों को देख सकता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो ऐसा प्रोसेस फॉलो करवा रहे हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर प्योर वाटर, जैसे कि शुद्ध पानी हो गया, कैरोसिन हो गया और टर्पाइन हो गया, ठीक है। ग्लास का एग्जाम्पल ले सकते हो, कांच जो हम बोलते हैं। देखो ग्लास भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, ग्लास की बात कर रहा है, पानी पीने वाला ग्लास, ये वो, ठीक है। या फिर ग्लास का मीन्स ये भी हो सकता है कि कांच जिसके आर पार देखा जा सके, वो वाले ग्लास की बात कर रहा है, आपके मिरर की बात नहीं कर रहा है।
मिरर को भी अपन कई बार ग्लास बोल देते हैं, लेकिन ये मिरर की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि अपन मिरर के फ्रंट में देख सकते हैं, बैक साइड में तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उसमें से जा ही नहीं रही। थर्ड आते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड क्लियरली बट कैन सी सम लाइट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। देखो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत उसमें से निकल के बाहर निकल जाती है, यानी कि हम ज़्यादा क्लियरली उसमें से नहीं देख सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ओपेक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कुछ हद तक मैं आर पार देख सकता हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंट के कंपैरिजन में कम देख सकता हूँ। ठीक है भाई, अगर मैं कंपैरिजन करवाऊँ तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा देख सकता है भाई, आर पार देख सकता है, इसमें ये खास बात है। ट्रांसलूसेंट क्या करता है, आर पार आपको दिखा देगा, लेकिन आप क्लियर नहीं देख सकते। ठीक है, देख लोगे पर क्लियर नहीं देख पाओगे। ठीक, अच्छा, अब आगे अपने पास क्या आता है, अ मीडियम दैट अलाउस ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट मीडियम। भाई एक ऐसा मीडियम जो लाइट को कहता है आओ हमसे टकराओ और हम में से पास हो जाओ, लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप पास हो गए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। एग्जांपल्स की जैसे हम बात करें, ग्लास, फॉरेस्टेड ग्लास, स्मोक ग्लास, देखो सारे ग्लासेस आ रहे हैं, सन ग्लास, बटर पेपर के भी हम आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक्स के भी हम काफ़ी बार आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वापस से देख लो, देखो भाई ओपेक क्या होता है, ओपेक आपको अच्छे समझ में आ गया, जिसके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देख सकते हो, ट्रांसलूसेंट आर पार देख सकते हो लेकिन कम देख सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थे। अब चीज आती है रिफ्रैक्शन। क्या आता है, रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन इज अ, देखो हिंदी में रिफ्रैक्शन को बोला जाता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम लाइट की बेंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर लाइट के मुड़ने के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट कब कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम एक मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से किस में आ रही है, दूसरे मीडियम के अंदर आ रही है, तो ऐसे केसेस बनते हैं। ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम। देखो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जब भी हम एक मीडियम से, भाई सिंपल सी बात है, एक तो तुम कच्चे रोड से आ रहे हो, अचानक से तुम हाईवे पे चढ़ जाओ, तो क्या तुम्हारी स्पीड में डिफरेंस नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सेम वही प्रोसेस है कि जब आप एक मीडियम से यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में आ रहे हो, एक गंदे शहर से एक अच्छे में आ रहे हो या फिर एक अच्छे से गंदे शहर में जा रहे हो, तो होता क्या है कि वहां पर आपकी स्पीड में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। यानी कि सारा खेल यहाँ पर किसका है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड का खेल है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है और किस टाइप से करना है अपने को। अपने पास है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। भाई स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आता है रेयर और एक आ रहा है डेंसर। रेयर मीन्स क्या होता है, देखो आप एयर समझ लो, एयर यानी कि हवा, हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पार्टिकल्स है उनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है। जब गैप ज़्यादा है, ट्रैफिक कम है रोड के ऊपर, तो क्या मैं आसानी से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता हूँ? थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से समझो, जब भी किसी रोड के ऊपर ट्रैफिक कम है तो इसका मतलब मैं आसानी से उस रोड को क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन डेंसर मीन्स हो गया भीड़ भाड़, आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पे ट्रैफिक दबा के है, खुल के है, तो क्या वहाँ मैं इतनी स्पीड से चल सकता हूँ? नहीं चल सकता। तो वही चीज़ है, जब आप खुली जगह से यानी कि ट्रैफिक कम है, आसानी से आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप एक ट्रैफिक वाले भीड़ वाले एरिया में घुसते हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो वही मीडियम मतलब वही चीज़ क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, दो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, बना रखा है। ऊपर वाला है, देखो फर्स्ट डायग्राम को अपन फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को। ठीक है, पहला है रेयर मीडियम और नीचे कौन सा है, डेंसर। यानी कि जब इंसिडेंट रे यानी कि जब लाइट जो है रेयर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल के पास झुक जाती है। नॉर्मल वाली लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स द नॉर्मल।
जब भी व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद में क्या हो जाती है, नॉर्मल के पास झुक जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो दो लाइनें नीचे दिखा रखी है। डेंसर मीडियम में एक बार ध्यान से देखो दो लाइनें हैं। ठीक है, एक तो एरो वाली है और एक डॉटेड वाली है। ठीक है, डॉटेड का मीन्स है कि लाइन सीधी सीधी निकलनी चाहिए थी, लाइन सीधी सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं, थोड़ी सी बैंड हो गई। किस वजह से हुई? क्योंकि मैंने क्या चेंज किया, मीडियम चेंज किया, मैंने रोड चेंज की है। ठीक है, मैं एक अच्छे हाईवे रोड से अचानक से किस में घुस गया, एक टूटे फूटे रोड पे गाड़ी चलाने लग गया, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्पीड कम होने से मैं क्या करूंगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाऊंगा। सेकंड डायग्राम को ध्यान से देखो, अब मैं डेंसर मीडियम से किस में जा रहा हूँ, रेयर मीडियम में जा रहा हूँ। डेंसर से रेयर मीडियम में, भाई डेंसर मीडियम यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका, और रेयर मीन्स कम भीड़ वाला इलाका। जब मैं भीड़ वाले इलाके से गाड़ी चलाकर रेयर मीडियम में जाता हूँ, कम भीड़ वाले इलाके में जाता हूँ, तो होता क्या है, होता ये है कि मेरी जो ट्रैवलिंग वाली जो लाइट है, जो लाइट की जो रे है, वो क्या हो जाती है, वो दूर हो जाती है नॉर्मल से। वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है किससे, नॉर्मल से। आप फिर से देख सकते हैं, एक डॉटेड लाइन बनाइए। डॉटेड लाइन मीन्स ये हो गया कि इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही है और ऐसी की ऐसी निकलनी चाहिए थी, सीधी की सीधी, लेकिन सीधी ना जाके वो थोड़ा सा और दूर हट गई, नॉर्मल से और दूर चली गई। ऐसा तब होता है जब हम डेंसर मीडियम से किस में जा रहे हो, रेयर मीडियम के अंदर जा रहे हो। ठीक है, हिंदी में इनको हालांकि वैसे सघन और विरल माध्यम बोला जाता है, मीडियम मीन्स होता है माध्यम। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया, वो था एक ट्रैफिक का एग्जांपल। रेयर मीन्स क्या हो गया अपने पास, रेयर मीन्स हो गया कम ट्रैफिक वाला क्षेत्र, और डेंसर मीन्स हो गया जहां पर भीड़ ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जब आप रूट चेंज करोगे तो आपकी स्पीड में फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, एक और तरीके से समझते हैं इसको, देखो वापस से समझते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का मोड़ना होता क्या है। इफ लाइट मूव्स फ्रॉम अ लेस डेंस मीडियम, देखो यहाँ पे लेस डेंस जो मैंने वर्ड यूज किया है वो एक तरीके से रेयर है। क्या नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है रेयर। लेस डेंस मीन्स है रेयर। इफ लाइट मूव्स फ्रॉम अ लेस डेंस मीडियम, यानी कि कम भीड़ वाले एरिया से निकलती है, जैसे कि एयर हो गया, इनटू अ डेंसर मीडियम, किस में जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है। अब एक चीज मुझे बताओ, एयर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, खुले पार्टिकल से आराम से घूमोगे उसमें। ग्लास कैसा होता है, सॉलिड, यानी कि उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा पास पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उनमें। यानी कि भीड़ है, क्या भीड़ में गाड़ी चलाना आसान होगा या फिर एयर में गाड़ी चलाना, भाई एयर यानी कि खुले क्षेत्र में गाड़ी चलाना। तो जब भी मेरी लाइट रेयर से डेंसर में आती है, यानी कि एयर से ग्लास के अंदर आती है, तो मेरी जो लाइट की स्पीड है वो धीरे हो जाती है, और लाइट क्या हो जाता है, मेरे नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। कहाँ झुक जाता है, मेरे नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक, देखो इस वाले को देखते हैं, एक और देखते हैं। यहाँ से देखो डायग्राम से अगर समझोगे तो देखो क्या है, नीचे से मेरी लाइट आ रही है, नीचे से मेरी लाइट आ रही है। ठीक है, इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इंसिडेंट रे है। और आर वाला एक तरीके से समझ लो मेरा क्या है, वो वाला रिफ्रैक्शन वाला एरिया। देखो आई वाले को मैंने शो किया लेस डेंस मीडियम, लेस डेंस मीडियम यानी कि रेयर मीडियम, जहां पर भीड़ कम है। मोर डेंस मीडियम, इसका मतलब ये क्या हो गया, जहां पर मेरे पास भीड़ ज्यादा है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट ट्रेवल स्लोअर, लाइट की स्पीड धीरे हो जाती है और कहाँ मुड़ जाती है, नॉर्मल के पास में। ठीक है, अच्छा आगे है, इफ लाइट मूव्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यानी कि ट्रैफिक वाले क्षेत्र में ट्रेवल कर रही है, अचानक से ट्रैफिक से वो चढ़ जाती है हाईवे पे, यानी कि जहाँ पे भीड़ कम है, यानी कि लेस डेंस मीडियम में चढ़ जाती है, देन द लाइट स्पीड अप, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, कच्चे रास्ते से एकदम से तुम चढ़ गए किस पे, हाईवे के ऊपर, तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, भाई मजे में उड़ाओगे गाड़ी फुल रेस दे के। एंड मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से क्या हो जाओगे, थोड़ा सा दूर हो जाओगे। भाई जाना सीधा था, तरीके से जाना था, लेकिन आपने एकदम से स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाने से आपका जो ग्राफ था वो थोड़ा सा बेंड हो गया, यानी कि नॉर्मल से दूर हट गया। ठीक है, यानी कि मोर डेंस मीडियम से जब आप लेस डेंस मीडियम में जाओगे तो आपकी गाड़ी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक, लेकिन तीसरा केस क्या आता है, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू एन इंटरफेस, मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि जब लाइट नॉर्मल से आती है, एकदम सीधी सीधी आ रही है, परपेंडिकुलर, सीधी सीधी एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, एकदम जब स्ट्रेट आएगी 90 डिग्री एंगल पे, तो वो बैंड नहीं होगी, जैसे आई वैसे ही रिफ्रैक्ट होके नीचे निकल जाएगी।
आपने जितने भी डायग्राम मैंने अभी तक आपको दिखाए, आपने एक स्ट्रेट लाइन देखी होगी जो मैंने नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर रखी है। क्या मैंने नॉर्मल को कहीं पे बेंड किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए लाइट में मान भी लूँ तो 90 से आ रही है और 90 से ही जाएगी। भाई एंगल हमेशा इक्वल करती है, हमेशा ध्यान रखना आई इक्वल किसके होता है? आर के। जितने एंगल पे आ रही है उतने से ही रिफ्रैक्ट होगी, ये ध्यान रखना। चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, चीज़ें सेम रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और अच्छा सा अपने पास पोर्शन आता है, वो आता है अपने पास एक ग्लास की स्लैब होती है। ये एक प्रैक्टिकल भी है, 12th क्लास में आएगा, ध्यान रखना। अभी प्रैक्टिकल नहीं आता है, अभी तो वैसे ही नॉर्मल है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लास स्लैब का यूज़ करते हैं। अब देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, ग्लास स्लैब का यूज़ मैं इस वीडियो में तो करके आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वगैरह, यहाँ पर पास कोई ग्लास वगैरह सिस्टम है नहीं जिससे मैं आपको ये प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊं। क्लासरूम में हम इस प्रैक्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर मैं इस ग्लास लैब वाले प्रैक्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको देखो शॉर्ट थोड़ा सा कर देता हूँ, मैंने जूम कम कर दिया। आपको ये नोट डला हुआ दिख रहा है, नोट। इस नोट तक आपको सिर्फ नोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, इसको हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है अगर लाइव हो जाए तो ज़्यादा बेटर है बजाय वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं इसके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, यानी कि रिफ्रैक्शन के अपन कुछ लॉज पढ़ लेते हैं। सीधा हम यहाँ पर आते हैं, जो भी प्रैक्टिकल है हमारा, इस प्रैक्टिकल को थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इस प्रैक्टिकल को हम रिलीज़ कर देते हैं। क्लासरूम के अंदर हम इस प्रैक्टिकल को तरीके से करेंगे और वहाँ पर ही इसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इन लॉस को हम दोबारा से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट आते हैं किसके ऊपर, अभी हम डायरेक्ट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के परावर्तन के अंदर हमने जैसे नियम पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर भी दो नियम होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या नियम थे? आई और आर इक्वल, और सेकेंड थिंग क्या होती थी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते थे। ये दो नियम हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के अंदर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, रिफ्लेक्शन परावर्तन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर लाइट बाउंस बैक हो जाती है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी दो नियम है, एक स्नेल्स लॉ होता है और दूसरा वही सेम वाला। पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो जो नियम नंबर 2 था, रूल नंबर 2 रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, परावर्तन में जो हमने पढ़ा था, वही नियम यहाँ पर भी है, कोई चेंज नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण आने वाली जो रे है वो, प्लस में रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट हुई वो वाली रे, यानी कि जो ग्लास स्लैब में नीचे की तरफ निकल गई, और नॉर्मल, तीनों के तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको समझो, देखो आया कहाँ से। मुझे एक चीज बताओ, रिफ्लेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एंगल आई इक्वल एंगल आर, यही पढ़ा था। एक काम करते हैं, दोनों बोथ साइड। अच्छा एक चीज पता है, जब भी हम कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं एलएचएस में, तो वही प्रोसेस हमें आरएचएस में भी फॉलो करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लिया, वो है साइन। मेरी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, आई इक्वल आर, दोनों तरफ मैंने साइन यूज किया, तो क्या हो जाएगा? साइन आई इक्वल साइन आर, यही हो गया। ठीक है, साइन आर को कहाँ ले आओ? अपॉन में ले आओ। साइन आर को अपॉन में ले आओ, किसके अपॉन में? साइन आई के। तो इक्वेशन क्या बनी? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल 1, यही हुआ इक्वेशन। और 1 क्या है मेरा? कांस्टेंट। तो यही एक फॉर्मूला है, वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल कांस्टेंट, यानी कि जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, या कई बार एन से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसका दूसरा लॉ समझ में आ गया कैसे जनरेट हुआ? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भाई आगे, तो ये दो रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन ये जो दूसरा वाला जो रूल पड़ा है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल कांस्टेंट, इसे स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल वो मत समझ लेना जो धीरे धीरे चलता है ना हालांकि स्पीड है, लेकिन इसे वो चीज़ मत समझना, ये है स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जो वहाँ पे कांस्टेंट आर था, आर को मैंने अभी बताया कई बार हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जो n जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जस्ट थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इसे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपन बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। हिंदी में थोड़े से वर्ड्स अजीब होते हैं लेकिन अच्छे भी हैं। कई बार हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश से ज़्यादा बेटर होते हैं और कई बार इंग्लिश के हिंदी से, तो चलता रहता है। तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। हाँ, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है पहले के कंपैरिजन में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो आता है नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो कहाँ आता है? नीचे, और जिसका निकालते हैं वो चलता है ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो रूल हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या था? कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट की जगह हमने क्या रख दिया? n2 अपॉन में n1, यानी कि सेकंड वाले का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n21 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n21 से। वेयर 2 इज फॉर सेकंड मीडियम, बाई सेकंड मीडियम के लिए मैंने 2 यूज किया और फर्स्ट मीडियम के लिए 1, ठीक है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा एक और डायग्राम देख लो। यहाँ पर बीच में एकदम स्ट्रेट नॉर्मल है, नीचे से n1 एक रे आ रही है, ठीक है, जो कि θ1 एंगल पे है और बाहर निकल के θ2 एंगल पे। θ1 मेरा I है यानी कि इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, और R मेरा क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि θ2। तो स्नेल्स लॉ हो गया। देखो, अगर इसमें भी आप क्रॉस मल्टी करो तो क्या बनेगा? n1 साइन I इक्वल हो जाएगा n2 साइन θ2 या फिर साइन R। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। कमेंट में मैं लाइव बैठा हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो मैं उस टाइम आपके कमेंट में लाइव बैठा हूँ, ठीक है। ये जो वीडियो है ये चलती रहेगी, ठीक है। सपोज कभी भी लॉन्च हो गई, मान लो सुबह 11 बजे ये वीडियो प्रीमायर कर देता हूँ मैं, यानी कि 11 बजे मान लो लाइव हो जाती है वीडियो यूट्यूब के ऊपर, तो 11 बजे से मान लो 20 मिनट की वीडियो, मान लो आधे घंटे की वीडियो, तो 11:30 तक आपने वीडियो देखी। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हाथों हाथ चाहो तो लिख दो वीडियो चलते समय। मैं उस टाइम आपकी वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लाइव बैठा हूँ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये एक तरीके से ये मान लो कि किसी भी दो आदमियों की स्पीड को कंपेयर करने के लिए होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी दो आदमी की स्पीड को क्या करना है? कंपेयर करना है। देखो कैसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव वैल्यू। क्या है? रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू हम हमेशा दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, दो बाइक वाले हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त। दो बाइक वाले हैं, एक है मैं और एक है मेरा दोस्त। मेरा दोस्त मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहा है, मान लो 20 मीटर या मान लो 1 किलोमीटर मेरे से आगे गाड़ी चला रहा है वो, मैं 1 किलोमीटर पीछे हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा दोस्त मुझसे 1 किलोमीटर आगे गाड़ी चला रहा है। रेस्पेक्ट आया यहाँ पे भाई, दूसरे वाले के हिसाब से तो मैंने बोला, मैंने अपने दोस्त के हिसाब से तो मुझे कंपेयर किया। अगर मेरा दोस्त ही नहीं होता तो क्या कंपैरिजन होता? नहीं होता। तो ये स्पीड का कंपैरिजन चल रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरा जो दोस्त है मुझसे 1 किलोमीटर आगे चल रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी धीरे है। लेकिन अगर यही बात मेरे दोस्त को बोलनी हो तो कैसे बोलेगा? यही बात अगर मेरे दोस्त को बोलनी कैसे बोलेगा? वो बोलेगा कि मैं, मेरे नाम यानी कि मैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं नाम रख देता हूँ, चलो मेरा नाम है किशोर और वो है राहुल। वो क्या नाम है? राहुल या आशीष, कुछ भी रख देते हैं, या रोहित रख दो, जो भी है, ठीक है। मान लो आशीष पीछे चल रहा है और रोहित आगे चल रहा है, तो आशीष क्या बोलेगा? आशीष बोलेगा कि रोहित मुझसे आगे चल रहा है, यही बोलेगा भाई 1 किलोमीटर मुझसे आगे चल रहा है। लेकिन इसी बात को रोहित कैसे बोलेगा? रोहित बोलेगा कि आशीष मुझसे 1 किलोमीटर पीछे चल रहा है, यही तो हुआ। तो ये चलता है कंपैरिजन, ये हमेशा रिलेटिव मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे को, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। कंपेयर किससे करोगे? नहीं तो अकेले हो गए तो किससे कंपेयर करोगे? खुद को खुद से कंपेयर कर लोगे, होगा ही नहीं। तो सिंपल सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किन्हीं भी 2 आदमियों की स्पीड को कंपेयर करने के लिए आता है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का क्या निकालना है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है भाई। ग्लास का निकालना है किसके? एयर के रेस्पेक्ट में। इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, भाई स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर? एयर के अंदर। और नीचे कौन आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर। भाई फॉर्मूला क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो था, अरे यही तो था। और क्या किसके इक्वल होता है? n2 अपॉन n1 के तो इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब दूसरा मीडियम अपॉन में पहला मीडियम,
ठीक है, यही था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपन बोलेंगे N ऑफ GA। गाड़ी कभी भी पलट सकती है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने लिखा N ऑफ GA, G यानी कि ग्लास, A यानी कि एयर। ग्लास का निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में उसको रख दो ऊपर, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन ग्लास। ठीक है, लाइट की स्पीड एयर में और लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर। एयर में तो हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लास हो या कोई और डेंसर चीज हो उसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा C अपॉन में V। ध्यान रखने वाली बात यह है कि C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम यानी कि जहां पर हवा का एक बूंद भी नहीं है भैया, हवा का कोई पार्टिकल नहीं है, आप सांस नहीं ले सकते क्योंकि वो मीडियम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी चीज को चेंज कर दूं, अगर मैं इसी चीज को चेंज कर दूं, ध्यान से देखना, पहले ही बता रहा हूं, दोनों फॉर्मूलाज को बार बार ध्यान से देखो। उसमें लिखा हुआ है N ऑफ GA, GA मीन्स ग्लास का निकाल रहे हैं एयर के रेस्पेक्ट में। N ऑफ AG, AG मीन्स एयर का निकाल रहा हूँ ग्लास के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे और जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, जिसका तुम निकाल रहे हो, आप किसका निकाल रहे हो, एयर का, तो उसको रखो नीचे, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास, ऊपर रख दो उसको। तो ये बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि V अपॉन में C। इस बार मामला उल्टा हो गया भाई, मैंने वही चीजें बोली ना। पहले आशीष बोल रहा था रोहित को लेकर, फिर रोहित बोल रहा है आशीष को लेकर, तो दोनों चीजों में क्या है, फर्क है। तो वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ध्यान रखना, दो चीजों को मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो होता है वो होता है 1.33। क्या होता है, वाटर का होता है 1.33, जबकि नीचे भी देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NG 1.52। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, बताओ? गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों में वाटर नहीं आएगा, नीचे वाली लाइन में वाटर काट के आपको लिखना है ग्लास, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का NW, वो होता है 1.33। नीचे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है किसका, ग्लास का, वो होता है 1.52। ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो छोटी सी आज की वे एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, क्या होता है रिफ्रैक्शन के, हमने लॉस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। तो छोटी छोटी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। ठीक है, नई नई चीज़ें हमने सीखी, और एक जो प्रैक्टिकल था उसे हमने रिलीज कर दिया, वो हम सीखेंगे क्लासरूम्स के अंदर। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आई है। नहीं आई है, कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जहाँ भी आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उसके बारे में लिख देना, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम बेझिझक कमेंट। ठीक है, उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना है, एकदम तरीके वाला कमेंट करना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।